आपने जो प्रदीप भंडारी से पूछा था उसका जवाब सुनिए। आप रुक जाइए आदिल प्लीज बोलिए प्रदीप भंडारी। ये बीजेपी की सरकार से। अरे रुक जाइए आदिल प्लीज भाई रुकिए, सुना। देखिए राकेश जी, मेरे संस्कार और मेरी प्रवृत्ति जिस निम्न स्तर की भाषा आदिल जी प्रयोग कर रहे हैं उस निम्न स्तर की भाषा पे मैं नहीं जाना चाहता। इनके लीडर असदुद्दीन ओवैसी उनको शायद इसी तरीके की भाषा सिखाते हैं, क्योंकि इनके नेता कहते हैं कि 15 करोड़ बता देंगे 100 करोड़ को। तो मैं इनके ऊपर नहीं जाना चाहता, डिबेट मेरे ऊपर नहीं है, देश की जनता देख रही है। मेरा सीधा सवाल है कि अगर मुसलमानों का भला असदुद्दीन ओवैसी ने करा तो मैं ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, अगर आदिल हुसैन के पास 100 करोड़ रुपए होंगे तो क्या वो असदुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जहां मुसलमान पीड़ित हैं वहां जाके घर लेंगे कि जोरबाग के अंदर घर लेंगे? ये सब के सब लोग मुसलमानों के ऊपर भय का मालव करते हैं, गरीब मुसलमानों का हक छीनते हैं और ये बात करेंगे संविधान की। ये सब के सब लोग इंडिया अलायंस के असदुद्दीन ओवैसी तमाम लोग मुसलमान विरोधी है। मेरा सवाल बताइए, क्या महिलाएं होनी चाहिए कि नहीं वक्फ बोर्ड के अंदर डिसीजन मेकिंग में होनी चाहिए? ये महिलाओं का विरोध करते हैं। क्या गरीब मुसलमान बाकी नहीं होना चाहिए, पछताना नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, इनका विरोध करते हैं। अरे संविधान तक का विरोध करते हैं, 1954 के वक्फ एक्ट का विरोध करते हैं। तो ये निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करें, मुसलमान समाज के विरुद्ध है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। उनके पास एक तथ्य का जवाब ठीक है आदिल आऊंगा। मैं 2 राउंड आप लोगों के पास हो लिया, 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं। मुसलमान नहीं आदिल प्लीज 30 सेकंड के चक्कर में फिर डिबेट नहीं, फिर मुझे प्रदीप भंडारी पर जाना पड़ेगा। रुक जाइए ना उसका रिप्लाई लेने के लिए। एक मिनट रुक जाइए आदिल प्लीज, मैं आपको समय दे दूंगा। उस पर नहीं बोलेंगे, अच्छा रियलिटी ओवैसी साहब पर बोलेंगे। बोलिए 20 सेकंड बोलिए 20 सेकंड बॉस। बोलिए। बस मैं ओवैसी साहब के बारे में आपको बता दूं कि अकबर ओवैसी साहब 18,000 बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हैं और 6,000 बच्चियां को फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है। उतना हिंदुस्तान में कोई भी एमएलए अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाओ। बड़ी बड़ी कोटियां लेके 100 करोड़ रुपए अगर आएंगे तो दिल्ली के जोरबाग में क्यों आते हो? दिल्ली के जोरबाग में क्यों आते हो? अपने मुसलमानों की स्थिति को देखो और 15 करोड़ को 100 सड़क पे लाने की बात करते हो और पीछे से टैसिड अलायंस राहुल गांधी के साथ में करते हो। ठीक है, प्रदीप भंडारी जानते हो। अब रुक जाइए प्लीज आप दोनों लोग अब नहीं बोलेंगे। आप मुझे हजारी साहब के पास जाने दीजिए। रुक जाइए, रुकिए। मैं 2 इंसिडेंट्स कोट करता हूं। हजारी जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। अरशद मदनी आ गए, कह रहे हैं कि ये तो सब कुछ छीन लेंगे, मदरसा जमीन सब कुछ छीन लेंगे। एक जयपुर में मस्जिद है नगा मियां, शायद आपने रिपोर्ट देखी होगी, रिपोर्ट में हमने उस बात का जिक्र किया है। 200 सालों से अधिक समय से एक परिवार वहां पर रह रहा था, मुसलमान परिवार था, और मुसलमान परिवार चीख कर कह रहा था कि यह वक्फ बोर्ड किसी काम का नहीं है। वक्फ बोर्ड को इतने असीमित अधिकार क्यों दे दिए गए? इसने हमारी वो जगह छीन ली जो 200 सालों से हम यहां पर रह रहे थे। तो ये कैसे मुस्लिमों के हित वाला ये वक्फ बोर्ड हो गया? क्यों इसमें सुधार की नहीं जरूरत है? देखिए, मौजूदा हुकूमतों का रवैया कायराना है, जालिमाना है और इनके पास कायरता के सिवा है भी नहीं कुछ। जितने वक्फ बोर्ड हैं, जिस जिस सूबे में है, जहां जहां हैं, सारे वक्फ बोर्ड सरकारों के मातहत हैं। ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान फ्री होकर के चला रहा है उसको। जितने चेयरमैन और जितनी कमेटियां बनती हैं सब सरकार के अधीन होती है और सरकार के अपने जो चमचे होते हैं, सुन लो, पहले आप सुन लेना मेरी बात। जितने वो होते हैं चमचे होते हैं मलाई खाने वाले, वो चेयरमैन बनाए जाते हैं और उन्हीं में से वो होती है कमेटी होती है। इसलिए ये अल्लाह की जमीनें हमारे नजदीक, ये वक्फ की जमीनें हैं। ये जिस तरह से अरे तो आज तक आजारी जी जो कह रहे हैं अल्लाह की जमीन हो गई, वक्फ की जमीन हो गई, तो वो मुसलमान के खिलाफ कैसे हो गई भाई? ये तत्कालीन महाराजा ने हजरत मिस्कीन शाह को तोहफे में दी थी, उसके बाद से 200 साल से उनका खानदान रह रहा था, आज उनके खानदान को उठाकर बाहर फेंक दिया और कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हित की बात है। सुनो ना, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सरकार के अधीन होता है। अरे सर ये दलील मत दीजिए, ना ये आपकी नहीं सुबह, ये बहुत पुरानी दलील है, लेकिन ये कैसे एंटी मुस्लिम है और ये हजरत मिस्कीन शाह के खानदान को ही बेदखल कर दिया और ये कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के हित के खिलाफ है ये बिल। चलिए सुबह, आपका ये रोल अच्छा नहीं है सर। मेरा रोल अच्छा हो या ना हो आपकी नजर में मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा रोल सच्चाई के साथ है और मैं उसी तरीके से अपना रोल निभाता हूं, तो मेरा रोल कोई मत सिखाया करे प्लीज सुबह। परेशानी आ गई सामने। राकेश जी,
इनकी आवाज कम करवा दीजिए, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगी प्लीज। नहीं मेरी बोलिए थोड़ा बोलिए स्वास्थ्य बोलिए ठीक नहीं बोलिए, है। किसी की आवाज डाउन नहीं होगी, आप बोलिए, आपकी आवाज जारी होने यार। जी 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 राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात दोबारा कहना चाहती हूँ कि समाज और राष्ट्र किसी भी राजनीतिक दल से बहुत बड़ा होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान भाई बहन भी भारत का वैसा ही हिस्सा है जैसे कि और दूसरे समाज के लोग हैं। लेकिन कोई भी चीज अगर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, उनको ये बेवकूफ बना के कि आपके हित की बात है, तो कोई भी समाज का भला चाहने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि नहीं, उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। मेरा बेवकूफ तो ये लोग नहीं बना सकते क्योंकि मैं इनके समाज से ही आती हूँ। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स भी, वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन्स भी, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ मेरे दुश्मन भी हैं, तो मुझे सारी चीजें पता हैं। आप जो अभी कह रहे थे कि सरकारों के अंडर होते हैं वक्फ बोर्ड, आप मुतवल्ली वक्फ बोर्ड के किस तरह से प्रॉपर्टीज खुर्द-बुर्द करते हैं, और जब से सरकार ने वक्फ बिल की बात करी है तब से कितनी स्पीड से वक्फ प्रॉपर्टी बेची जा रही है और इधर उधर करी जा रही है, ये किसी से नहीं छुपा है। सिस्टम में बैठा हुआ व्यक्ति जानता है। मैं बहुत सालों से चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुसलमानों के नेता बनते हैं, वो मुसलमानों का हक मारते हैं, वो मुसलमान बच्चियों के साथ शोषण करवाते हैं, गरीब मिस्कीन यतीमों की उनको कोई चिंता नहीं है। 3 जनरेशन पहले तक इन ओवैसी साहब के खानदान में हीरो कुक चलाया करते थे। आज आप हैदराबाद से लेके एयरपोर्ट तक जाएंगे ना, एयरपोर्ट तक अगर आप जाएंगे तो इतने बड़े बड़े महल खड़े हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के, जैसा कि आपने ही बोला 3000 करोड़ से ज्यादा वक्फ नहीं, मैंने नहीं बोला, जावेद अहमद साहब ने आरोप लगाया है, उनकी बात मैंने रखी। आश्रम करके जी जी राकेश जी, ये जावेद अहमद साहब कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये एक सच्चाई है। अच्छा कि ठीक, मुसलमान समाज सुबह ठीक है, मैं आऊंगा इस पर लौट के। आदिल आप जवाब भी दीजिएगा, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड आलम रिजवी आपको कि भाई ये बिल जेपीसी में है, सभी पार्टियों के सांसद उसमें है, एक बार जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर चर्चा करिएगा। लेकिन उससे पहले क्या तो आंदोलन कर देंगे, उससे पहले कोई कह रहा है शाहीन बाग खड़ा कर देंगे, उससे पहले कोई कह रहा है कि सड़क पर हम उतरेंगे, फिर देखिएगा। ये क्या बात है? ये भड़काने वाली बात है कि नहीं है? नहीं, इसमें भड़काने वाली क्या बात हो गई, हमें ये बता दीजिए। क्या ये डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना, सरकार से मांग करना, तो आपको जेपीसी पर भरोसा नहीं है? कब से हो गई बीजेपी? आलम रिजवी, फिर आपको जेपीसी पर भरोसा नहीं है? अरे मुझे 30 सेकंड भी आप नहीं देंगे तो कैसे? नहीं, मैं दूंगा, आप ही के पास हूं, कहीं और नहीं जा रहा हूं। भी अगर तो आपको जेपीसी पर भरोसा नहीं है? भाजपा नहीं, जेपीसी पे भरोसा है नहीं है वो सब ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी है तो इसे भड़काने वाली बात क्या हो गई? क्या जरूरी है कि हर चीज हो जाए? और मैं एक चीज कहता हूँ, शक इसलिए है, देखिए कि 72 लोगों की मिनिस्ट्री बनती है, मोदी सरकार बनाती है, लेकिन उसमें एक भी मुसलमानों को नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा गया? आप ये बताइए। ये मिनिस्ट्री कैबिनेट एक्सपेंशन पर थोड़ी नहीं चर्चा कर रहे हैं आलम रिजवी, फिर मैं बीच में आऊंगा तो आप कहेंगे मैं बोल रहा हूँ। और मैंने आपको उदाहरण दिया कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, जेपीसी में है, फाइनल रिपोर्ट आ जाने देते, सड़क से कानून बनेगा इस देश में कि संविधान से और संसद में बनेगा कानून? जी, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ प्लीज। I want to give one example here. ठीक है, एक मिनट, सुबह ठीक है। राकेश जी, मैं प्रदीप भंडारी कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, पहले उनकी बात 30 सेकंड, फिर मैं आदिल, आप सुबह की बात का जवाब दीजिएगा उसके बाद। सुबह ही 1 मिनट रुक जाइए। यात्रा के यहाँ तक पहुँच गई क्या? ये प्रोटेस्ट नहीं करते, लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूँ बस 30 सेकंड में राकेश जी। बात प्रोटेस्ट करने की नहीं है, इनको न्यायपूर्वक प्रोटेस्ट करना है तो कोई इशू नहीं है। दिक्कत यह है कि जब लास्ट में इनने प्रोटेस्ट किया था, यही सोच से दिल्ली के दंगे हुए थे। मेरा सीधा सवाल है राकेश जी, आपकी डिबेट का मूल आधार क्या, आरोप हम पे क्या है कि क्या ये बिल मुसलमान विरोधी है? मेरा सीधा सवाल है आपके पैनल से, क्या एक पैसा जो इस्तेमाल किया जाएगा, बिल को पढ़ लीजिए, क्या वो मुसलमानों के हित के लिए किया जाएगा, हाँ या ना? और मेरा सीधा सवाल का जवाब बता दीजिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं आपके थ्रू राकेश जी कि क्या वक्फ का जो अभी कानून बनने वाला है, जो ड्राफ्ट बिल है, उसमें 1-1 रुपए जो है, क्या वो वक्फ के बोझ से मुसलमान समाज के हित के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? बोलिए आदिल, बोलिए आदिल, पैसा मुसलमान समाज, बोलिए आदिल, 30 सेकंड और देता हूँ, फिर तो वही आऊंगा। एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? चलिए आदिल बोलिए। अरे रुकिए आलम रिजवी, रुकिए। राकेश भाई सुबुही को बोलिए अनर्गल बातें नहीं करें। हर कुछ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाजाप्ते कोर्ट अपने शपथ में एफिडेविट देता है।
अब महंत रामगिरी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ था और उस गरीब का घर जो बुलडोजर से चला, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम सुप्रीम प्लीज आदिल 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 आदिल, मैं एक तो आपको बता रहा हूं कि आपके छतरपुर पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। नहीं नहीं आदिल सुनिए, मैं आपके छतरपुर पर डिबेट नहीं कर रहा।